हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम कर रहे हैं चैप्टर 4 हिस्ट्री का द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज़ 4th पार्ट. फैक्ट्रीज कम अप. द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854. जो बॉम्बे के अंदर पहली जो कॉटन सूती कपड़ा मिल जो थी वो 1854 में लग चुकी थी, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो 2 साल के बाद शुरू हुआ. बाई 1862 4 मिल्स वर एट वर्क विद इन 94,000 स्पिंडल्स एंड 2150 लूम्स. और 1864 के अंदर ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी जहां 94,000 स्पाइंडल्स मतलब तकलियों के ऊपर, और उसके अंदर जो करघे, लूम होता है करघे जो जिनके ऊपर धागा बनाया जाता था, 2150 करघे लगे हुए थे. अराउंड द सेम टाइम, उसी समय के आसपास बंगाल के अंदर फर्स्ट जो 1855 के अंदर जूट मिल सेटअप हो गई थी एंड अनदर वन 7 ईयर लेटर, और दूसरी जो उसके 7 साल बाद 1862 में सेट हुई. इन नॉर्थ इंडिया द एलिगन मिल was started. एलिगन मिल भी जो है कपड़ा मिल थी. एलिगन मिल was started in कानपुर in the 1860s. 1860s में एलिगन मिल जो है नॉर्थ इंडिया यानी कानपुर के अंदर यूपी में है, ये वहाँ पर ये स्टेब्लिश यानी इसकी स्थापना हुई. एंड ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वाज सेटअप. और इसके 1 साल बाद जो है कॉटन मिल अहमदाबाद में सेटअप हुई. By 1874 the first spinning and weaving mill of मद्रास began production. 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल भी खुल गई थी. Who set up the industry? किसने इंडस्ट्री सेटअप की? कैपिटल यानी पूंजी कहाँ से आई और यहाँ पर काम करने वाले कौन लोग थे? तो देखिए क्या है. द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, जो प्रारंभिक उद्यमी थे तो कौन थे? इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन डिफरेंट रीजन बाय वेरिंग सोर्स ऑफ पीपल. लेट अस सी हु दे वर. इसमें इंडस्ट्रियों में देश में जो है अलग अलग तरह के लोग जो है इंडस्ट्रियाँ चला रहे थे, तो देखिए वो कौन कौन तरह के कैसे लोग थे. द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना. हमने देखा कि जो बहुत सारे बिजनेस ग्रुप थे वो चाइना के साथ पहले से ट्रेड कर रहे थे. फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, एज यू हैव रीड इन योर बुक लास्ट ईयर, द ब्रिटिश इन इंडिया बिगन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड. लास्ट ईयर की बुक में हमने देखा था कि ब्रिटिश वाले जो थे वो क्या करते थे, ओपियम यानी अफीम को चाइना में बेच देते थे और वहाँ से उसके बदले में चाय खरीद लेते और उस चाय को वो इंग्लैंड में भेज देते थे. मैनी इंडियन बिकम जूनियर प्लेयर इन दिस ट्रेड, यानी यहाँ पर जो इंडियंस थे वो भी एक सहायक के तौर पर काम कर रहे थे, जैसे प्रोवाइडिंग फाइनेंस, जैसे पैसा लगा देना, प्रोक्योरिंग सप्लाई, जो सप्लाई करते हैं उसमें मदद करना, शिपिंग कंसाइनमेंट, जो जहाज़ के अंदर माल आता है उसके अंदर उसमें हेल्प करना या अपना ट्रेड करना. हैविंग अर्न थ्रू ट्रेड, सम ऑफ दीज बिजनेसमैन हैज विजन ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस इन इंडिया. और इस तरह से जो है काफ़ी सारे बिजनेसमैन थे जिन्होंने जो काफ़ी ग्रो कर रहे थे अपने ट्रेड में, खूब पैसा कमा रहे थे इस तरह के बिजनेस में. In Bengal, Dwarkanath Tagore made his fortune in the China trade before he turned to industrial investment. अब जो है द्वारकानाथ टैगोर बंगाल के अंदर उन्होंने चाइना के साथ मिलकर के जो चाइना में जो उन्होंने ट्रेड किया यानी कि बिजनेस किया तो खूब पैसा कमाया. अब वो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियाँ सेटअप कर रहे थे तो इन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक यानी कि संयुक्त उद्यम वाली कंपनियाँ 6 कंपनियाँ लगाई 1830 से 40 के बीच में. टैगोर इंटरप्राइजेस सेक अलॉन्ग विद दोज ऑफ अदर इन द वाइडर बिजनेस क्राइसिस ऑफ 1840. जब 1840 में बिजनेस संकट आया, क्राइसिस यानी संकट आए, तो इनकी भी जो इंडस्ट्रीज थी वो भी जो है कम हो गया, उनके अंदर भी जो प्रोडक्शन वगैरह होता था वो काफ़ी कम हो गया था. नेक्स्ट है, बट लेटर इन 19th सेंचुरी में मैनी ऑफ द चाइना ट्रेडर बिकम सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज. लेटर 19th सेंचुरी के अंदर जो है चाइना के अंदर खुद ही क्या कहते हैं कि काफ़ी सारे चाइना के साथ व्यापार करने वाले व्यवसायी सफल उद्योगपति बन गए. यानी 19वीं शताब्दी में जो चाइना के साथ बिजनेस कर रहे थे वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे थे. चाइना के साथ बिजनेस जो लोग करते थे उनको काफ़ी पैसा मिल रहा था. इन बॉम्बे के अंदर जो है पैरिसिस यानी जो फारसी लाइक डिनासा पेटिट और जमशेदजी नुसरवानजी टाटा हु बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर इन इंडिया, जिन्होंने काफ़ी जो बिजनेस था इंडस्ट्रियल बिजनेस यानी कि काफ़ी सारा इन्होंने यहाँ पर अपना सेट किया था इंडिया के अंदर. दोनों ने जो कि पारसी घराने से थे और ये जो है कुछ पार्टली यानी कि टोटल अपना जो बिजनेस है वो सारा चाइना के साथ ना करके पार्टली यानी कुछ ये चाइना के साथ करते थे और कुछ जो है ये इंग्लैंड के साथ करते थे. और ये रॉ कॉटन यानी कच्चा कपास बेचने का काम करते थे, एक्सपोर्ट करने का. तो दोनों ने वहाँ से भी खूब पैसा कमाया. सेठ हुकमचंद ए मारवाड़ी
मारवाड़ी बिजनेसमैन सेठ हुकमचंद हैं, हु सेटअप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता, जिन्होंने पहली कलकत्ता के अंदर जूट मिल स्थापित की थी 1917 में। आल्सो ट्रेड विद चाइना, ये भी चाइना के साथ ट्रेड में, व्यापार में लगे हुए थे। सो डिड द फादर एज वेल एज ग्रैंड फादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जी.डी. बिरला। इसी तरह जी.डी. बिरला के पिता और दादा दोनों भी काफ़ी प्रसिद्ध जो है उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क। कैपिटल यानी पूंजी और पैसा जो है वो काफ़ी और भी नेटवर्क के साथ इन लोगों को मिल रहा था, जैसे कि सिर्फ चाइना के साथ ही ट्रेड न हो करके सम मर्चेंट फ्रॉम मद्रास ट्रेड विद बर्मा, जैसे कुछ बर्मा के साथ ट्रेड में लगे हुए थे, जबकि अदर जो कुछ थे मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ भी लिंक में यानी जुड़े हुए थे। दे वर येट अदर कमर्शियल ग्रुप, और इसके अलावा कुछ और भी कमर्शियल यानी कि वाणिज्य ग्रुप जो थे, कमर्शियल ग्रुप, बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड, वो जो है डायरेक्टली यानी जो विदेशी व्यापार था उसके साथ नहीं जुड़े थे। दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया कैरिंग गुड्स, वो इंडिया के अंदर ही जैसे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, बैंकिंग मनी, कुछ बैंकिंग का काम करना, ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन सिटीज और फाइनेंसिंग ट्रेड, इस तरह के काम में वो जुड़े हुए थे। व्हेन अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज ओपन अप, मैनी ऑफ देम सेट अप फैक्ट्रीज, और जब उनको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला तो काफ़ी सारे लोगों ने इनमें से फैक्ट्रियाँ भी लगानी शुरू कर दी। As colony control over Indian trade tightened, the space within with which Indian merchant could function become increasingly limited. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो इंडियन ट्रेड के ऊपर अपना जो सिकंजा है या अपना जो कंट्रोल है काफ़ी टाइट कर रही थी, तो ऐसे जैसे जैसे वो अपना कंट्रोल करती जा रही थी वैसे वैसे जो इंडियन मर्चेंट थे वो जो उनकी जगह है वो सिकुड़ती जा रही, यानी कि उनको बिजनेस करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी, काफ़ी कम यानी लिमिटेड ही ऐसा कर पा रहे थे। दे वर बेयर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोपियन इन मैन्युफैक्चरिंग गुड, उनको बिल्कुल मना किया गया था कि वो तैयार माल का कोई भी बिजनेस जो है यूरोप में नहीं बेच सकते हैं। यूरोप में अपना जो गुड्स तैयार जो चीज़ें होती हैं ना, जो उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल रेडी या यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं, उनको नहीं बेच सकते थे। तो वो क्या किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते थे? हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल, सिर्फ कच्चे फॉर्म में रॉ मटेरियल के रूप में, और फूड ग्रेन का ही एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि रॉ कॉटन, ओपियम, व्हीट, इंडिगो, रिक्वायर्ड बाय ब्रिटिश, जैसे कि ब्रिटेन में जरूरत होती थी वो वैसा ही उसका ट्रेड करते थे। दे वर आल्सो ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस, और धीरे धीरे करके उनको शिपिंग यानी जहाज रानी के बिजनेस से भी बाहर कर दिया, जो शिपिंग का बिजनेस होता है उससे भी उनको बाहर कर दिया। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी इन फैक्ट कंट्रोल ए लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक भी जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसियां थी, मैनेजिंग एजेंसियां यानी प्रबंधन का काम संभालने वाली इंडियन इंडस्ट्रियां उन्हीं के कंट्रोल में रहती थी। थ्री ऑफ बिगेस्ट वंस वर, अब उनमें से सबसे जो बड़ी तीन थी, बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू ल्यूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी, सबसे बड़ी कंपनियां होती थी। दीज एजेंसियां मोबिलाइज कैपिटल, ये जो एजेंसियां थी पूंजी, कैपिटल यानी पूंजी जुटाती, जॉइंट स्टॉक कंपनियां लगाती और उसको खुद ही मैनेज करती। In most instances, Indian financiers provide the capital while the European agency made all investment and business decision. ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता कि इंडियन जो है कैपिटल यानी पूंजी लगाते और जबकि उसमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और डिसीजन लेने का सारा काम यूरोपियन एजेंसियां करती थी। द यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि जो व्यापार का एक संघ या कमेटी की तरह जो होता था उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते थे, तो जिसके अंदर यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रीज ही शामिल होते थे, जिसमें इंडियन बिजनेसमैन को उसके अंदर संघ के अंदर शामिल होने की परमिशन नहीं दी जाती थी। वेयर डिड द वर्कर कम फ्रॉम, अब क्या है जो फैक्ट्रीज के अंदर काम करने वाले हैं वो वर्कर कहाँ से आए, तो वर्कर कौन थे और कहाँ से आए? देखिए, फैक्ट्रीज नीडिड वर्कर, भाई नो डाउट जब भी काम होगा तो वर्कर की जरूरत होगी, एक्सपेंशन होगा फैक्ट्रियों की तो डिमांड वर्कर की होगी। अकेले कहते हैं कि 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,80,000 वर्कर काम करते थे, जबकि 1946 में ये बढ़कर के 24,36,000 हो गए। वेयर डिड द वर्कर कम फ्रॉम, ये वर्कर आए कहाँ से? तो ये वर्कर ज़्यादातर जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट या गांव होते थे वहीं से आते थे जहाँ भी फैक्ट्रियाँ सेट होती थी। इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर कम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, जो आसपास की डिस्ट्रिक्ट होती वहीं से आते थे जहाँ इंडस्ट्रियाँ सेट होती। पीजेंट आर्टिसन हु फाउंड नो वर्क इन द विलेज वेंट टू द इंडस्ट्रियल सेंटर इन सर्च ऑफ वर्क, किसान और ऐसे जो काम कारीगर होते थे जिनके पास गाँव में कोई काम नहीं हो तो वो इंडस्ट्री सेक्टर में काम ढूंढने चले जाते।
50% कहता है कि 50% जो है वर्कर 1911 में बॉम्बे के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्री लगी उसमें जो सिर्फ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थी रतनगिरी, अकेले रतनगिरी से 15% से भी ज़्यादा मजदूर वहाँ पर काम करने के लिए आ गए थे। वाइल द मिल ऑफ कानपुर गोट मोस्ट ऑफ देयर टेक्सटाइल हैंड्स फ्रॉम द विलेज विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कानपुर। इसी तरह से जब कानपुर में मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर लोग कानपुर के जिलों के ही गांव के लोग होते थे। मोस्ट ऑफ्टन मिल वर्कर मूव बिटवीन द विलेज एंड द सिटी। ये जो वर्कर होते थे गांव में और शहर में आना जाना लगा रहता। ये जब भी फसल की कटाई या त्यौहार होता तो अपने गाँव में लौट आते थे। ओवर टाइम एज न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, जब कभी भी जो है न्यूज़ आती थी कि काम मिलने की खबर फैलती, वर्कर ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस इन द होप ऑफ वर्क इन द मिल। लोग जो है दूर दूर से भी काम करने के लिए आने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविनेंसी फॉर इंस्टेंस दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल ऑफ बॉम्बे एंड इन जूट मिल ऑफ कलकत्ता। दूर दूर से भी लोग जो है बॉम्बे की कपड़ा मिलों में और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए आ जाते, जैसे उन्हें पता चलता कि काम या जॉब निकली हुई है, काम मिल सकता है, तो इसी उम्मीद में वो दूर से आते। गेटिंग जॉब ऑलवेज डिफिकल्ट, लेकिन जॉब पाना जो है हमेशा मुश्किल ही होता था। इवन व्हेन मील मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर वर्कर इंक्रीज, हालांकि मिलों की संख्या तो बढ़ रही थी लेकिन मजदूर तो उससे भी ज़्यादा थे। द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन जॉब अवेलेबल, जितनी जॉब अवेलेबल होती थी और जॉब चाहने वाले जो थे वो उनसे ज़्यादा ही होते थे, यानी मजदूर ज़्यादा काम कम। एंट्री इनटू द मिल्स वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, ऐसे ही कोई मिल के अंदर जा भी नहीं सकता था। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड ए जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट, नई भर्ती करने के लिए जो उद्योगपति होते थे एक जोबर रखते थे। एम्प्लॉयड्स की जो पोस्ट हो सकती है उसका नाम था जोबर रखा करते थे। तो ये जोबर का काम क्या था? वेरी ऑफ्टन द जोबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर, जो अपनी कंपनी या फैक्ट्री का सबसे पुराना और ट्रस्टी वर्कर, उसको जोबर का काम देते। ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, ये अपने गाँव से लोगों को लाता, उनके लिए जॉब इंश्योर करता कि आपको काम मिलेगा, उनको सिटी में रहने के लिए भी सेटलमेंट में मदद करता और कभी कभी संकट आता तो उनकी मदद भी करता। द जोबर देयरफॉर बिकम ए पर्सन विद सम ऑथोरिटी एंड पावर, जोबर एक ऐसा आदमी हो गया जो कुछ ताकतवर, जिसके पास कुछ अथॉरिटी होती थी। ही बिगन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट, समय के साथ ये भी जो है क्या करने लगा कि अपने लिए जॉब के बदले में लोगों से गिफ्ट और मनी की डिमांड करने लगे थे। एंड कंट्रोलिंग द लिव्स ऑफ द वर्कर, और जो वर्कर की जिंदगी थी उनको नियंत्रित करते थे। द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर इंक्रीज ओवर टाइम, समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। हाउएवर एज यू विल सी दे वर ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि औद्योगिक जो श्रम शक्ति इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है उसमें उसका जो रेशो था वो काफ़ी कम था, प्रोपोर्शन जो टोटल के अंदर अभी भी काफ़ी कम था। नेक्स्ट देखिए द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो औद्योगिक विकास उसमें अनूठापन, पेक्युलरिटीज यानी अनूठापन। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी विच डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्शन, जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसियां भारत में प्रबंधन का काम संभालती थी वो सिर्फ कुछ ही प्रकार के प्रोडक्ट के अंदर अपना बिजनेस करती थी, और वे कौन कौन से होते थे? जैसे कि टी और कॉफ़ी। इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट से काफ़ी सस्ते में ज़मीन ली और उसके अंदर टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन लगा दिए, और उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने माइनिंग, इंडिगो यानी नील और जूट में भी किया था। मोस्ट ऑफ दीज आर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड प्राइमरली फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड नॉट फॉर सेल इन इंडिया, और ज़्यादातर जो ये इस तरह की इंडस्ट्रियां या फिर जिस तरह की ये प्लांटेशन में प्रोडक्शन करते थे वो सिर्फ बिक्री के लिए होता था, भारत में बेचने के लिए नहीं होता था। When Indian businessmen began setting up industry in the late 19th century, they avoided competing with Manchester good in the Indian market. जब शुरुआत में 19th सेंचुरी के आखिर में जब भारत वाले उद्योगपतियों ने भी अपने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू की तो मैनचेस्टर में बनी जो चीज़ें होती थी उनसे उन्होंने कोई कंपटीशन नहीं रखा था कि उनकी जो गुड्स बनकर आ रही हैं इंडियन मार्केट में, अपने मार्केट के अंदर उनसे वो कोई compete नहीं कर रहे थे। सिंस यार्न वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया, जो भारत आने वाले ब्रिटिश माल में धागा बहुत अच्छा नहीं होता था, जो भारत में इंपोर्ट किया जाता था तो जो ब्रिटिश सामान यानी माल होता था कपड़ा, उनमें यार्न होता, धागा बहुत अच्छा नहीं होता था। द अर्ली कॉटन मिल इन इंडिया प्रोड्यूस कोर्स कॉटन यार्न रादर देन फैब्रिक। अब जो है अर्ली कॉटन मिल इन इंडिया, जो शुरू में कॉटन मिल बनी थी वो कपड़ा बनाने की बजाय मोटे सूती धागे बनाए जाते थे। व्हेन यार्न वाज इंपोर्टेड इट वाज ओनली द सुपीरियर क्वालिटी, और जो धागा इंपोर्ट किया जाता वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता था। द यार्न प्रोड्यूस इन इंडियन स्पिनिंग मिल वाज यूज बाई हैंडलूम वीवर इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू चाइना, और जो भारतीय जो कताई की मिलें थी, स्पिनिंग यानी कताई करने की मिलें थी, उनमें जो धागा बनाया जाता था या तो हथकरघा
हैंडलूम होता, हथकरघा उद्योग में बुनकर उसका इस्तेमाल करते, या उसको चाइना को एक्सपोर्ट यानी बेच दिया जाता। बाय द फर्स्ट डिकेड द 20th सेंचुरी सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 20वीं सदी के पहले दशक में कुछ जो है चेंजेज आए इसके अंदर एज द स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि जैसे हमें आज़ादी के लिए काफ़ी सारे मूवमेंट के से लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि हमने फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया। जब भी हमने फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया यानी बहिष्कार किया तो अपनी चीज़ों की, अपने देश में बनी चीज़ों की जो है डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। तो इसी कारण से जो अपनी इंडस्ट्रियाँ थी वो बूम यानी कि काफ़ी तेज़ी पर रही थी। As the Swadeshi movement gathered momentum, nationalists mobilized people to boycott foreign clothes। जैसे ही जो स्वदेशी मूवमेंट है उसने अपनी स्पीड या गति पकड़ी तो लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप ने भी अपने आप को इकट्ठा किया और अपने हितों के लिए मांग करने लगे और गवर्नमेंट को प्रेशरिंग यानी कि उसको गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालने लगे कि वो इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन, जो आयात किया जाता है उसके शुल्क को बढ़ा दे। जब भी कोई इस तरह से किया जाता है कि देश में जो चीज़ आ रही है उसके ऊपर हम टैक्स लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज़ धीरे धीरे कम हो जाती है। और भी कई तरह की रियायती, कंसेशन यानी रियायतें उन्होंने मांग की। From 1906, moreover, the export of Indian yarn to China declined since produce from China and Japanese meal flooded in the China market। धीरे धीरे करके 1906 में जो अपना यार्न चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था वो भी कम होने लगा, क्योंकि अब चाइना के अंदर, चाइना के बाज़ारों में चाइना और जापान के जो मील के अंदर जो बनती थी उनकी जैसी फ्लडेड यानी बाहर से बाढ़ सी आ चुकी थी। काफ़ी सारा सामान तो चाइना के मार्केट में उनकी खुद का और जापान का था। सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन। अब जो भारतीय उद्योगपति थी उन्होंने धागा बनाने की बजाय कपड़ा बनाने में अपना जो इंडस्ट्री थी उसको शुरू कर दिया, यानी कपड़ा बनाना शुरू हो गया। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इंडिया डबल बिटवीन 1900 to 12। सिर्फ 12 सालों के अंदर भारतीय सूती कपड़ा का जो प्रोडक्शन था वो दोगुना हो गया। ये टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो। पहले जो वर्ल्ड वॉर था तब तक जो हमारी जो औद्योगिक विकास वो काफ़ी स्लो था। द वार क्रिएटेड ए ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन। लेकिन जैसे जैसे एक नई स्थिति पैदा हो गई, विद ब्रिटिश मील बिजी विद द प्रोडक्शन टू मीट द नीड ऑफ द आर्मी, मैनचेस्टर इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइन। अब जो ब्रिटिश मील थी वो आर्मी की नीड्स को पूरा करने के लिए लगी, जो वॉर के लिए जो नीड होती थी उनको पूरा करने के लिए। मैनचेस्टर से जो हमारा इंपोर्ट होता था वो भी गिर गया। सडनली इंडियन मिल हैड ए वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई। और रातों रात जो है इंडिया के अंदर अपने देश के अंदर ही देसी बाजार अपने उसको मिल्स वालों को या फैक्ट्री वालों को मिल गया, इंडस्ट्रीज को अपने ही देश में बाजार मिल गया। एज द वार प्रोलोंग, और धीरे धीरे वार लंबा खिंचता चला गया। इंडियन फैक्ट्री वर कोल्ड अपोन। अब तो इंडियन फैक्ट्री को भी ऑर्डर मिलने लगे वॉर की नीड को पूरा करने के लिए, जैसे जूट की बोरियां बनाना, फौजियों के लिए यूनिफॉर्म बनाना, टेंट और चमड़े के जूते बनाना, और घोड़े और म्यूल्स यानी कि घोड़े और खच्चरों की जीन जो उनके ऊपर सीट एक लगाई जाती है लोहे की, वो बनाने की, और इस तरह के और न जाने कितने सारे और दूसरे आइटम भी बनने शुरू हो गए। अब इसका रिजल्ट ये रहा कि न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप। लोगों ने तो नई नई फैक्ट्रियां भी सेटअप कर ली, और जो पुरानी फैक्ट्रियां थी वो भी रन मल्टीपल शिफ्ट यानी कि कई कई शिफ्टों में वो भी काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैनी न्यू वर्कर वर एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर। बहुत सारे नए लोगों को, वर्करों को काम मिला और काम के घंटे भी ज़्यादा लंबे होते थे। ओवर द वार ईयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम। तो पूरे जो युद्ध रहा उसमें अपना जो औद्योगिक उत्पादन था वो काफ़ी तेजी पर रहा। आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर्ड इट्स ओल्ड पोजीशन इन इंडियन मार्केट। हालांकि वॉर तो खत्म हो गया लेकिन मैनचेस्टर को अपनी पुरानी पोजीशन भारत के बाजार में दोबारा नहीं मिल पाई। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद यूएस, जर्मनी, जापान, द इकोनॉमी ब्रिटिश क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर। और अपनी आधुनिकीकरण न कर पाने के कारण अपने इंडस्ट्रीज का अब जो ब्रिटेन था वो उसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी संकट में थी। वो अमेरिका, जापान, जर्मनी की इकोनॉमी से जो है इनके मुकाबले इनके सामने कम्पीट नहीं कर पाए, क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन था वो ब्रिटेन वाले नहीं कर पाए थे वॉर के कारण। तो इस वजह से जो बाकी जो देश थे उन्होंने अपना मॉडर्नाइजेशन कर लिया, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था जो ब्रिटिश की थी वो थोड़ी सी डगमगा गई। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स। जो कॉटन का प्रोडक्शन यानी कपास का था वो काफ़ी कम हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। और जो कॉटन क्लॉथ का ब्रिटेन में सूती कपड़े के निर्यात होता था वो भी ज़बरदस्त उसमें गिरावट आई। विद इन द कॉलोनी लोकल इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन, सब्सिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट। और धीरे धीरे करके जो विदेशी उत्पाद है उनको हटा करके जो अपने लोकल जो इंडस्ट्रीज थे, स्थानीय जो उद्योगपति थे, उन्होंने घरेलू बाजार यानी अपने देश के बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे करके उनकी स्थिति जो है मजबूत हो गई। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट।
लघु उद्योगों के बारे में। While factories इंडस्ट्रीज grew steadily after the war, large industry formed only a small segment of the economy। हालांकि काफ़ी सारी जो इंडस्ट्री उनमें लगातार इजाफा या मुनाफा हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो है ये एक इंडस्ट्री का एक छोटा सा ही पार्ट थी। मोस्ट ऑफ देम द 67% इन 1911 वर लोकेटेड इन बॉम्बे एंड बंगाल। और 1911 में ज़्यादातर जो है 67% बंगाल और बम्बई में ही थी, बाकी पूरे देश में तो नहीं थी। तो बाकी कंट्री में क्या था, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो रहा था, कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट, यानी कि स्मॉल स्केल लघु उद्योगों का ही दबदबा बना हुआ था। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज लेबर फोर्स वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्री। रजिस्टर्ड फैक्ट्री के अंदर जो काम करने वाले मजदूर थे उनका प्रोपोर्शन काफ़ी कम था। 1911 में 5% था, तो 1931 में 10% था। द रेस्ट वर्कर इन स्मॉल वर्कशॉप एंड हाउस होल्ड यूनिट। और जो बाकी के वर्कर है वो या तो छोटी छोटी वर्कशॉप में या घरेलू इकाइयों में या फिर एले बैलेंस गली मोहल्ले में ही अपना काम करते थे। In fact, in some instances, handicraft production actually expanded in the 20th century. This is true even in the case of handloom sector that we have discussed. हम पहले भी देख चुके हैं कि 20वीं शताब्दी के दौरान जो है कुछ हैंडलूम यानी कि जो हथकरघा का क्षेत्र था उसके अंदर भी कुछ इजाफा हुआ, और हमने इसकी जो पहले ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था। While cheap machine made thread wiped out the spinning industry. अब जो सस्ता मशीन में धागा बन रहा था उसने स्पिनिंग इंडस्ट्री को एक तरह से पूरी तरह बर्बाद कर दिया था 19th सेंचुरी में। द वीवर सर्वाइव डिस्पाइट प्रॉब्लम। लेकिन वीवर अभी भी सर्वाइव कर रहे थे किसी तरह, इतने प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी किसी तरह डटे हुए थे कुछ वीवर्स, तो यानी बहुत ज़्यादा ने तो अपना काम चेंज कर लिया था, फिर भी कुछ इस काम में लगे हुए थे। इन द 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लोथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टीडीली। हालांकि 20th सेंचुरी में इसमें कुछ सुधार हुआ, ऑलमोस्ट ट्रिबल यानी कि 3 गुना सुधार 1900 से 1940 तक इसके बीच में हुआ। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ? दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण हैंडीक्राफ्ट पीपल अडोप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग नई टेक्नोलॉजी को अपना लेते, अगर वो ज़्यादा महंगी नहीं होती और उनके प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर देती तो वो उसको अपनाने से पीछे नहीं हटते। सो बाय द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के सेकेंड यानी दूसरे दशक के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे जो लूम हैं वो अब फ्लाई शटल का यूज करने लगे थे। फ्लाई शटल एक तरह से इसी तरह की नई डिवाइस थी जिसमें कुछ रोप्स और पुलीज यानी रस्सी और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार था जो बुनाई के इस्तेमाल में किया जाता था, जिसमें बुनाई की जाती थी। और ये कहता है द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। इससे जो है जो पर वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ गई। स्पीडेड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लेबर डिमांड। और लेबर की डिमांड कुछ कम हुई, स्पीड ज़्यादा बढ़ गई। बाय 1941 और 35% ऑफ हैंडलूम इन इंडिया वर फिटेड विद फ्लाई शटल। 1941 में 35% जो हथकरघा में फ्लाई शटल का लोग यूज करने लगे थे, और इनमें से ज़्यादातर रीजन जैसे त्रावणकोर, केरल का पुराना नाम त्रावणकोर है, त्रावणकोर, मद्रास जिसको आज तुम चेन्नई के नाम से जानते हो, मैसूर, कोची, बंगाल। द प्रोपोर्शन वाज 70 to 80%। तो वहाँ पर इसका प्रोपोर्शन 70 से 80% तक हो गया। कुछ स्मॉल इनोवेशन भी हुए जिससे बुनकरों को अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। और अब ये थोड़ा सा ऐसी हालत में थे कि मिल से compete कर सकते हैं, यानी मिलों से अब थोड़ा सा कंपटीशन कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। इनका भी प्रोडक्शन जो थोड़ा थोड़ा धीरे करके सुधरने लगा था। एंड द नेक्स्ट वन इज certain group of weaver were in better position than other to survive the competition with mill industry. Among weavers some produce coarser cloth while other were वो फाइनर वैरायटी। अब वीवर में भी दो तरह के होते थे, एक तो मोटा कपड़ा बनाने वाले और एक बारीक बिल्कुल महीन कपड़ा बनाने वाले। जो कोर्सर क्लोथ बनाते थे वो ज़्यादातर पुअर के लिए होता था, और उसकी जो डिमांड थी वो फ्लक्चुएट यानी उतार चढ़ाव करती रहती, क्योंकि जो पुअर की इनकम होती है वो भी इसी तरह होती है। इन द टाइम ऑफ बैड हार्वेस्ट या फेमाइन, कभी कभी जब लोगों की फसलें खराब हो, अकाल पड़ जाए, तो ऐसे में जब लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनकी कैश इनकम डिसअपियर हो जाती, खत्म हो जाती है, तो वो कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे। तो इसलिए ये जो है फ्लक्चुएट करती थी कोर्सर कपड़े की डिमांड यानी मोटे कपड़े की। अब जो डिमांड है फाइनर वैरायटी की, अब फाइन वैरायटी यानी महीन कपड़े की जो डिमांड है वो वेल टू डू यानी रिच पीपल करते थे, जो महंगा भी होता था। तो रिच पीपल बाय दिस इवन व्हेन द पुअर स्टार्व, जब गरीब भूख से मर रहा हो तो रिच पीपल तो कपड़े को तब भी खरीदते थे। फेमाइन का यानी अकाल का उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, जैसे कि बनारसी और बलूचरी साड़ी की इफेक्ट के सेल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से कहता है कि दूसरी जो मिल के अंदर जो कपड़ा बनता था वो इसकी इमिटेट यानी नकल नहीं की जा सकती थी। जो हाथ से वीवर बनाते थे उसकी नकल करना पॉसिबल नहीं था। साड़ी विद वोवन बॉर्डर, जो बॉर्डर वाली साड़ी होती हैं, और फेमस लुंगी एंड हैंडकरचीफ ऑफ मद्रास,
मद्रास, और मद्रास की जो फेमस लुंगियाँ होती हैं कुड नॉट बी इजीली डिस्प्लेस्ड बाय मिल प्रोडक्शन। तो मिल में इन दोनों ने, जो साड़ी और जो लुंगी की बात कर रहे हैं, इनकी जगह जो है मिल ने कभी नहीं ली। यानी कि मिल के साथ compete करना आसान, मिल को इनके साथ compete करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये चीज़ें हाथ से ही बनाई जाती थी और हाथ से बनी चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते थे। A weaver and other craft person who continued to expand production through the 20th century, they did not necessarily prospers। हालांकि 20th century में उत्पादन बढ़ रहा था, बुनकर और दस्तकारी जो थे हमेशा ही उनको फ़ायदा हो रहा था, ऐसा भी नहीं था कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। They lived hard live and worked long hour, वो काफ़ी मुश्किल भरा ज़िंदगी जी रहे थे और दिन रात यानी कि काम के लंबे घंटे भी उनके लंबे होते थे। Very often the entire household including all women children had to work at various stage of production process। ज़्यादातर जो काम होता था उसमें परिवार के बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी प्रोडक्शन के किसी न किसी स्टेज में अपना हाथ बटाते थे। बट दे वर नॉट सिंपली रिमेंड्स ऑफ पास्ट टाइम इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज। लेकिन ये जो है फैक्ट्रीज के युग में अतीत के, पास्ट के अवशेष भर नहीं थे, यानी कि सिर्फ ये टुकड़े नहीं थे। देयर लाइफ एंड लेबर वाज इंटीग्रल टू प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनका जीवन और इनका श्रम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग थे, यानी कि जो इसको आपस में अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा पार्ट ये थे। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।